डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। धूल से भरी तंग गलियों में, जहां टूटी हुई झोपड़ियों के बीच से गुजरने पर हमेशा मिट्टी और धुएं की गंध आती थी, वहीं रहता था आरव। लोग उसे बस एक अनाथ समझते थे, एक दुबला पतला लड़का जो कभी पुराने जूतों की दुकान पर काम करता तो कभी चाय ढाबे में बर्तन धोता। पर किसी को नहीं पता था कि उसी लड़के के पास एक ऐसा सच छिपा है जो पूरे शहर की किस्मत बदल सकता है। आरव असल में करोड़ों की दौलत का मालिक था। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे, पर एक रहस्यमयी हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी उलट दी। दुनिया ने सोचा उनके बेटे की भी मौत हो गई, लेकिन असल में वह जिंदा बचा लिया गया और एक गरीब मोहल्ले में छुपाकर पाला गया ताकि दुश्मनों की नज़र कभी उस पर ना पड़े। अब 17 साल का आरव टूटी स्लेट पर बच्चों को पढ़ाते हुए मुस्कुराता था, जबकि उसके दिल में हमेशा सवाल उठता, अगर लोग जान गए कि मैं कौन हूं, तो क्या मुझे अब भी ऐसे ही अपनाएंगे? उसे ये भी नहीं पता था कि जल्द ही उसके अतीत के राज खुलने वाले हैं। और वो चाय ढाबा, वो टूटी गलियां और वो छोटे छोटे बच्चे, सब एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने वाले थे जहां दोस्ती, धोखा और दौलत की टक्कर होगी। आरव की जिंदगी बाहर से साधारण थी। सुबह ढाबे पर काम, दोपहर में बच्चों को पढ़ाना और रात को पास की पुरानी छत पर जाकर आसमान को घूरना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसी गली में एक नई लड़की आई, काव्या। वो बेहद अलग थी, बाकी लोगों जैसी नहीं। साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और आंखों में एक चमक जो आरव के मन को बेचैन कर देती थी। पहली मुलाकात में ही उसने आरव से कहा, तुम बाकी सबसे अलग लगते हो, यहाँ रहते हुए भी जैसे तुम्हारा मन कहीं और है। आरव चौंक गया। उसे पहली बार लगा कोई उसकी आंखों के पीछे छिपे राज को पढ़ रहा है। काव्या असल में कौन है, ये किसी को नहीं पता था। उधर शहर के एक कोने में आरव के पुराने दुश्मन, उसके पिता के बिजनेस पार्टनर्स, अब भी सोचते थे कि उस वारिस की मौत हो चुकी है। लेकिन अचानक किसी ने उन्हें खबर दी, वो लड़का जिंदा है और यहीं इस शहर में है। अब शुरू हुआ असली खेल। छोटे मोहल्ले का मासूम सा लड़का, लाखों के बीच रहस्यमयी लड़की, और अरबों की दौलत की गद्दी पर मंडराता हुआ साया। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी इतनी जगह बना लेगा। काव्या न सिर्फ समझदार थी, बल्कि बेहद जिद्दी भी। वो रोज किसी न किसी बहाने से आरव के पास आ जाती, कभी बच्चों की पढ़ाई में मदद करने, कभी ढाबे पर चाय पीने और कभी बस छत पर बैठकर तारों को देखने। धीरे धीरे उनकी बातें घंटों चलने लगीं। आरव अक्सर हंसकर कहता, तुम्हें लगता है कि यहाँ की धूल, ये गली और ये शोर तुम्हें रोक नहीं पाएंगे? काव्या मुस्कुराकर जवाब देती, शायद मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज मिल गई है जिसकी वजह से मुझे सब अच्छा लगने लगा है। आरव उसकी आंखों में देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसका दिल जानता था कि ये दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बनने लगी है। एक दिन ढाबे पर अचानक दो अनजान लोग आए, सूट बूट पहने, महंगे जूते और आंखों में अजीब सा डर और सवाल। आरव ने उन्हें सामान्य ग्राहक समझकर चाय परोसी, लेकिन उनमें से एक ने उसके चेहरे को गौर से देखा। ये शक्ल, ये तो बिल्कुल, उसने बुदबुदाया। दूसरे ने तुरंत हाथ पकड़ा, चुप रहो, यहाँ नहीं। आरव को शक हुआ, उसने सुना नहीं, लेकिन चेहरे पढ़ लिए। वो दोनों लोग उसके पिता के पुराने बिजनेस फ्रेंड्स थे, जिन्हें लगता था कि कंपनी की गद्दी अब उनकी है। अगर उन्हें सच में पता चल गया कि आरव जिंदा है, तो शायद वो उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। उसी रात आरव छत पर बेचैन बैठा था। काव्या आए और बोली, तुम आज चुप क्यों हो? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी सोचा है, अगर तुम्हारा कोई ऐसा सच हो जिसे बताने से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है, तो क्या तुम वो सच बताओगी? काव्या चौंकी, लेकिन उसने उसके हाथ पर हाथ रखा। सच कभी भी ज्यादा देर छुप नहीं सकता आरव। अगर वो तुम्हारा है तो एक दिन बाहर आएगा ही। उधर शहर के ऊंचे होटल में वही दोनों आदमी अपने बॉस से मिले। सर, हमें शक है, वो लड़का जिंदा है और शायद उसी मोहल्ले में है। बॉस ने ठंडी आवाज में कहा, अगर सच में वो वारिस जिंदा है तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसे ढूंढो और हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब आरव की जिंदगी सिर्फ दोस्ती और मासूमियत की नहीं रही थी। वो अनजाने में एक ऐसे खेल में फंस चुका था जहां दौलत, दुश्मनी और मौत एक दूसरे से टकराने वाली थीं। आरव ने उस रात बहुत देर तक नींद नहीं ली। उसके दिल में सवाल थे, अगर ये लोग मुझे पहचान गए तो क्या मेरी असली पहचान कभी बच पाएगी? और अगर वो दौलत, वो नाम, वो दुश्मन सचमुच मेरे पीछे आ गए तो क्या मैं अपने मोहल्ले और इन बच्चों को सुरक्षित रख पाऊंगा? सुबह वह हमेशा की तरह ढाबे पर काम करने पहुंचा।
तभी उसने देखा, भीड़ से हटकर एक बुजुर्ग आदमी सफ़ेद दाढ़ी और साधारण कपड़ों में चुपचाप उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी है। आरव का हाथ कपों से कांप गया। उसने घबराकर पूछा, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। मैं उनका दोस्त नहीं, उनका साया था। तुम्हारे पिता ने मुझे अपने बेटे की रक्षा का वादा दिया था। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। अब समझ में आया कि क्यों किस्मत मुझे इस गली में लाए। आरव का दिल धड़कने लगा। क्या सचमुच कोई है जो उसे जानता है? बूढ़े ने अपना नाम बताया, विक्रम अंकल। उसने कहा, बेटा, समय आ गया है कि तू अपने असली नाम और हक को पहचाने। लेकिन याद रख, तेरे पिता के दुश्मन अभी भी जिंदा हैं और वो तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। आरव ने ये सब बात काव्या से छिपाई, पर काव्या को महसूस हुआ कि आरव बदल रहा है। वो उससे पूछती, क्या हुआ, तुम इतने बेचैन क्यों हो? आरव ने बस इतना कहा, कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, जैसे मैं किसी और की कहानी जी रहा हूँ। काव्या ने मजाक किया, तो फिर मैं उस कहानी की हीरोइन हूं ना? आरव मुस्कुरा दिया, पर उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। धीरे धीरे काव्या उसकी सबसे बड़ी ताक बनती जा रही थी। वो दोनों गली के बच्चों के लिए छोटे छोटे सपने बुनते। एक दिन हम स्कूल बनाएंगे, बड़ा सा, ताकि किसी को चाय ढाबे पर बर्तन न धोने पड़ें। लेकिन आरव जानता था कि उसके लिए असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। दूसरी तरफ पिता के लालची पार्टनर्स ने आरव की खोज तेज कर दी थी। उनके जासूसों ने मोहल्ले में आकर लोगों से पूछा, यहाँ कोई अनाथ लड़का है जिसकी शक्ल अमीर खानदान जैसी लगती है? धीरे धीरे बात फैलने लगी और एक रात ढाबे के बाहर खड़ी जीप से किसी ने आरव को बारीकी से देखा। फोन पर सिर्फ इतना कहा गया, हमें हमारा शिकार मिल गया है। उसी समय विक्रम अंकल ने आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक राज सौंपा था, तेरी माँ जिंदा है। आरव सन्न रह गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या माँ? विक्रम अंकल ने सिर हिलाया। हाँ, पर वो भी दुश्मनों के डर से छिपकर रह रही हैं। जब तक तू मजबूत नहीं होता तब तक उन्हें सामने लाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू अपने नाम को वापस ले। आरव ने चुपचाप काव्या की ओर देखा। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसे सिर्फ अपने दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि काव्या के असली सच से भी लड़ना पड़ेगा। काव्या रोज की तरह मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने आई थी। आरव पहले से बैठा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं था। काव्या ने देखा तो हंसते हुए बोली, तुम आज बहुत चुप हो, क्या बच्चों से हार मान ली? आरव मुस्कुराया, नहीं, बस सोच रहा हूं कि अगर कभी ये बच्चे बड़े होकर हमसे पूछें हमने अपने लिए क्या सपना देखा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। काव्या चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, शायद हम दोनों का सपना एक ही है, दूसरों को मुस्कुराना। उनकी आंखें टकराईं और अचानक दोनों को लगा कि गली का शोर, बच्चों की हंसी और बाहर की दुनिया सब थम गई है। शाम को अचानक तेज बारिश होने लगी। गली में पानी भर गया, लोग छतरी ढूंढते भागे, लेकिन आरव और काव्या वहीं छत पर खड़े रहे। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। काव्या ने हाथ फैलाकर कहा, कभी कभी लगता है ये बारिश सारी थकान, सारे दर्द धो ले जाती है। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा। उसके होंठ कांपे। काव्या, अगर एक दिन मैं इस गली से चला जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? काव्या ने उसकी आंखों में झांककर जवाब दिया, अगर दिल में कोई जगह बना ले तो उसे कैसे भूला जा सकता है, चाहे वो पास हो या दूर। आरव के लिए ये शब्द सिर्फ दोस्ती नहीं थे। उसके भीतर दबा सारा दर्द जैसे बाहर आना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन काव्या ने आरव को अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। दोनों साइकिल पर हंसते खिलखिलाते निकले। कभी गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीदे, कभी बच्चों के लिए मिठाई बांटी। भीड़ में अचानक एक बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, अरे वाह, क्या जोड़ी है, भगवान सलामत रखे। आरव हंसा तो, लेकिन भीतर कहीं दर्द भी उठा, क्योंकि वो जानता था उसकी असली पहचान अगर सामने आई तो शायद ये सुकून हमेशा का न रहे। काव्या को उसकी आंखों का दर्द दिख गया। उसने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, तुम्हें चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े, मैं साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अंकल ने आरव को चेताया, बेटा, काव्या कितनी भी अच्छी लगे पर किसी को अपने राज मत बताना, अभी वक्त सही नहीं है, तेरे दुश्मन नजदीक आ रहे हैं। आरव उलझ गया। दिल उसे कह रहा था कि काव्या पर भरोसा करे, पर दिमाग कह रहा था कि अभी सच कहना खतरे से खाली नहीं। काव्या ने भी महसूस किया कि आरव उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। उसने बस मुस्कुराकर कहा,
दोस्ती का मतलब है भरोसा। मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम खुद बताने का हिम्मत नहीं जुटाते। आरव ने उस रात आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं इसे सिर्फ दोस्त नहीं, अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। मोहल्ले की छतें अक्सर उनकी दुनिया बन चुकी थीं। बच्चे सो जाते, ढाबे की दुकान बंद हो जाती और गली में बस कुत्तों के भौंकने और हवा की सीटी बजाने की आवाज़ रह जाती। उस रात काव्या और आरव दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में पूरा चांद था। काव्या ने आसमान की ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है, मैं बचपन से चांद से बातें करती हूँ। लगता है वो मेरी सारी बातें सुनता है। आरव ने हैरानी से पूछा, सच? काव्या मुस्कुरा दी, हाँ, और कभी कभी लगता है कि चांद भी मुझे जवाब देता है। जैसे आज वो कह रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आरव उसके चेहरे को देखता रह गया। उसके मन ने कहा, काव्या, अगर मैं सच बता दूं कि मैं कौन हूं, तो क्या तुम अब भी मेरे साथ खड़ी रहोगी? पर उसके होंठ चुप रहे। उसने सिर्फ धीरे से कहा, अगर तुम्हें कभी सच में अकेलापन लगे तो मुझे भी याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। काव्या की आंखों में चमक आ गई। उसने मजाक में कहा, तो फिर आज से हम दोनों चांद के सीक्रेट फ्रेंड्स हैं। दोनों हंस पड़े, लेकिन दिल में कहीं एक अनकहा वादा बंध गया। अगले हफ्ते मोहल्ले में वार्षिक मेला लगा। रंग बिरंगी लाइटें, झूले, गोलगप्पे और ढेर सारे लोग। काव्या बच्चों को झूला झुलाने ले गई। आरव पीछे पीछे चलता रहा। अचानक गोलगप्पे खाते खाते काव्या की नज़र एक जोड़े पर पड़ी। लड़का और लड़की हाथ थामे हंसते हुए झूले पर बैठे थे। काव्या ने चुपचाप आरव की ओर देखा। कभी कभी लगता है कि ये सब पल कितने खूबसूरत होते हैं। बस सही इंसान के साथ होने चाहिए। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तो तुम्हारे लिए वो सही इंसान कौन है? काव्या हंसी टाल गई। अभी तो बच्चे हैं हम, सपनों में खोना आसान है। पर उसके गालों पर हल्की लाली आरव को सब बता चुकी थी। वो पहली बार समझा कि काव्या की चुप्पी ही उसका जवाब है। उस रात मेले से लौटकर दोनों फिर छत पर बैठे। बिजली चली गई थी, आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। काव्या ने कहा, चलो आज हर तारे को एक ख्वाहिश बताते हैं। अगर किस्मत साथ देगी तो पूरी हो जाएगी। आरव ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मुझे अपनी असली जिंदगी जीनी ही पड़े तो काव्या हमेशा मेरे साथ रहे। काव्या ने भी आंखें बंद कीं। जब आरव ने पूछा, तुमने क्या मांगा? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, अगर बता दूं तो पूरी नहीं होगी। लेकिन उसके चेहरे की मासूम मुस्कान में वही ख्वाहिश छिपी थी जो आरव के दिल में थी। एक दिन अचानक काव्या बीमार पड़ गई। तेज बुखार से उसका चेहरा लाल हो गया। आरव पूरा दिन उसके पास बैठा रहा, बच्चों को पढ़ाना छोड़कर। उसने उसके लिए दवा लाई, पानी पिलाया और माथे पर गीला कपड़ा रखा। काव्या ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना सब खाली लगता है। काव्या चौंकी, उसकी आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस आंखें बंद कर लीं और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई है। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वो अभी नाम देने से डर रहा था। कुछ दिन बाद काव्या ठीक हो गई। उसने आरव से कहा, पता है, बुखार में मैंने एक सपना देखा था। तुम मुझे कहीं दूर ले जा रहे थे, जहां न ये गली थी न ये मुश्किलें। बस हम दोनों थे। आरव की आंखें भर आईं। वो चाहता था कि सच बोल दे कि वो उसे सचमुच उस दुनिया में ले जा सकता है जहां दौलत और ताकत है। लेकिन साथ ही वो जानता था वो दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है। उसने धीरे से कहा, कभी कभी सपनों को सच बनाने के लिए हमें बहुत लड़ना पड़ता है। और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। अध्याय 18, खामोश दिल की आवाज़। शाम का समय था। बारिश अभी अभी थमी थी और गली में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे पानी में खेलते हुए हंस रहे थे, पर आरव का मन कहीं और था। काव्या ढाबे पर आए। उसके बाल बारिश से भीगे थे और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। वो बोली, आरव, चलो छत पर चलते हैं। आज आसमान में इंद्रधनुष निकला है। आरव उसके पीछे पीछे चला। दोनों छत पर पहुंचे। आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष फैला था। काव्या ने खुशी से कहा, देखो, जैसे किसी ने आसमान को रंग दिया हो। आरव चुप रहा। वो इंद्रधनुष नहीं देख रहा था, वो सिर्फ काव्या को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान और दिल में मासूमियत, यही आरव की दुनिया थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 19, अधूरा स्पर्श। काव्या अचानक फिसल गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनके बीच बस एक सांस का फासला रह गया। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं।
आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल उसे जोर से कह रहा है, यही वो लड़की है जिसे मैं हमेशा चाहता हूँ। काव्या ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसके गालों पर हल्की लालिमा छा गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा सही समय पर मुझे बचा लेते हो। आरव ने धीरे से जवाब दिया, शायद ये मेरी आदत बन चुकी है, तुम्हें खोने का डर हमेशा रहता है। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और दोनों कुछ पल के लिए खामोश रह गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 20। रात की वो दुआ। रात को दोनों फिर छत पर बैठे। आसमान में चांद पूरा था। काव्या ने कहा, पता है आरव, जब मैं छोटी थी न तो मैंने भगवान से एक दुआ मांगी थी कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझे बिना वजह हंसाए, मेरी आंखों के आंसू पोंछे और मुझे कभी अकेला न छोड़े। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, और अगर मैं कहूं कि वो इंसान मैं हूं? काव्या चौंकी। उसने देखा कि आरव की आंखों में कोई मजाक नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 21। पहला इजहार। हवा तेज चल रही थी। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, काव्या, मुझे नहीं पता जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी। मुझे नहीं पता मैं कल कहाँ रहूंगा, किस हाल में रहूंगा। पर इतना जानता हूं कि जब तुम साथ होती हो तो हर दर्द छोटा लगने लगता है। शायद ये दोस्ती से ज्यादा है, शायद ये वही है जिसे लोग प्यार कहते हैं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है आरव, मैं भी यही महसूस करती थी, पर डरती थी कि कहीं दोस्ती टूट न जाए। लेकिन अब लगता है ये दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। हाँ आरव, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, हमेशा से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 22। लम्हा जो ठहर गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। हवा, चांद और तारों ने उनकी खामोशी को शब्द दे दिए। आरव ने धीरे से कहा, काव्या, शायद मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। न दौलत, न बड़ा घर, न गाड़ी। काव्या ने उसकी बात काट दी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी सब सपने हम मिलकर पूरे कर लेंगे। उसकी बात सुनकर आरव का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास भले ही करोड़ों की छुपी हुई दौलत हो, लेकिन असली अमीरी तो यही है, किसी का दिल जीत लेना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 23। नई शुरुआत। अगले दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। अब बच्चों को पढ़ाते समय भी दोनों की नज़रें एक दूसरे को ढूंढतीं। ढाबे पर चाय परोसते समय भी हल्की मुस्कान एक दूसरे के लिए होती। उनकी दोस्ती अब प्यार का रूप ले चुकी थी, लेकिन दोनों जानते थे कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया उन्हें ऐसे जीने नहीं देगी। आरव ने मन ही मन कसम खाए, चाहे मुझे अपने दुश्मनों से लड़ना पड़े, चाहे मुझे अपनी पहचान उजागर करनी पड़े, मैं काव्या को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अध्याय 24। प्यार और डर का संगम। मोहल्ले की रात हमेशा शोरगुल से भरी होती थी। कभी ढाबे से हंसी की आवाज़, कभी बच्चों की चीख पुकार, कभी रेडियो पर बजते पुराने गीत। लेकिन उस रात सब कुछ जैसे थम गया। आरव और काव्या दोनों छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादल चांद को ढक छुप कर रहे थे। काव्या ने धीरे से कहा, आरव, कभी कभी लगता है ये पल सपनों जैसे हैं, पर डरती हूँ कहीं ये सपना टूट न जाए। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूं कि ये कभी खत्म न हो, और अगर सच है तो मैं इसे हमेशा के लिए सच बनाना चाहता हूं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने दिल की सारी बंदिशें तोड़ दी और आरव के सीने से लग गई। उस लम्हे में मोहल्ले का शोर, आसमान का अंधेरा और दुनिया का हर डर जैसे गायब हो गया। सिर्फ दो धड़कनें थीं जो एक हो रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 25। सपनों का शहर। कुछ दिन बाद काव्या ने आरव से कहा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। वो दोनों गली के बच्चों को पढ़ाने के बाद पास की पहाड़ी पर गए। ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता था। नीचे हजारों लाइटें चमक रही थीं, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, देखो ये शहर कितना खूबसूरत है। कभी कभी सोचती हूँ अगर हमारी भी एक छोटी सी दुनिया हो जहाँ बस हम हो और हमारे बच्चे हों तो कैसा लगेगा। आरव उसकी बात सुनकर खो गया। वो जानता था कि उसके पास इतनी दौलत है कि वो काव्या को पूरी दुनिया दे सकता है, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर सच सामने आया तो उसकी यही मासूम ख्वाहिशें खतरे में पड़ जाएंगी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा सपना है तो मैं उसे सच करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करूंगा। काव्या ने हंसकर उसकी ओर देखा, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
अध्याय 26 तूफान की आहट। उस रात काव्या घर लौटी तो उसने खिड़की से देखा एक काली कार उसकी गली में खड़ी थी। कुछ लोग अंधेरे में खड़े थे जैसे किसी की तलाश में हों। काव्या ने अनदेखा कर दिया लेकिन उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे लगा कि कोई अनहोनी आने वाली है। उधर आरव अपने कमरे में बैठा था। उसने पुरानी तस्वीर निकाली अपने माता पिता की। तस्वीर को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो बुदबुदाया, पापा मम्मी, काश आप दोनों मेरे साथ होते। मैं बहुत थक गया हूँ ये बोझ छुपाते छुपाते। विक्रम अंकल की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तेरे पिता के दुश्मन तुझे मार डालेंगे अगर तू सामने आया। लेकिन उसके दिल की आवाज़ कुछ और कह रही थी। अगर काव्या मेरे साथ है तो मैं हर तूफान झेल सकता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 27 पहला इम्तिहान। अगले दिन मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। कुछ अनजान लोग ढाबे पर आए और सीधे आरव को घूरने लगे। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा चाय अच्छी बनाते हो। तुम्हारी शक्ल देखी हुई लगती है। क्या तुम्हारा कोई रिश्ता बड़े घरानों से है? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं साहब, मैं तो बस इस गली का एक लड़का हूँ। गरीब हूँ। काव्या ने दूर से सब देखा। उसका दिल भी कांप गया। उसे समझ आ गया था कि आरव के अतीत में कुछ बड़ा राज छुपा है जिसे वो अभी तक बता नहीं पाया। रात को उसने आरव से पूछा, आरव सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। आरव चुप रहा। उसने बस इतना कहा, एक दिन सब बताऊंगा काव्या, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं। काव्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, ठीक है, जब तक तुम तैयार नहीं होते मैं नहीं पूछूंगी। पर याद रखना, चाहे सच जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 28 अधूरी मोहब्बत का वादा। उस रात दोनों फिर छत पर बैठे। चारों ओर सन्नाटा था। आरव ने धीमे स्वर में कहा, काव्या अगर कभी मैं इस गली से चला जाऊं तो वादा करो कि तुम मुझे याद करोगी। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, याद? आरव, तुम मेरी सांसों में बस चुके हो। तुम्हें खोने का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम कहीं चले भी गए तो मैं तुम्हें अपने दिल में जिंदा रखूंगी। आरव की आंखों से आंसू गिर गए। उसने काव्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तो वादा रहा, चाहे जो भी हो जाए हम दोनों हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। उस लम्हे में हवा रुक गई, चांद चमकने लगा और पूरा आसमान उनके वादे का गवाह बन गया। अध्याय 29 खतरे की दस्तक। मोहल्ले में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी थी। गली के नुक्कड़ पर फिर वही काली कार खड़ी दिखी। आरव ने देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जान गया था, उसके दुश्मन अब और करीब आ चुके हैं। उनकी निगाहें उस पर टिकी हैं और अब खेल छुप छुप कर नहीं खेला जाएगा। लेकिन आरव ने ये राज काव्या से नहीं कहा। वो चाहता था कि उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। पर काव्या, वो आरव की आंखों को पढ़ना जानती थी। उसने महसूस कर लिया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 30 वो आखिरी शाम। शाम को मोहल्ले में छोटी सी जगराता की तैयारी थी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और ढाबे पर रोशनी की झालरें लगी थीं। काव्या ने आरव से कहा, आज की रात यादगार बना दें, शायद कल का भरोसा न हो। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। क्यों ऐसे बोल रही हो? जब तक मैं हूं तुझे कोई छू भी नहीं सकता। काव्या ने बस चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उस नज़र में इतना प्यार, इतना डर और इतना यकीन था कि आरव का दिल कांप गया। दोनों ने बच्चों के साथ नाचा, गाया और हंसी बांटी। लेकिन कहीं न कहीं दोनों के दिलों को ये एहसास था, ये रात शायद उनकी जिंदगी की आखिरी हंसी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 31 हादसा। रात गहरी हो चुकी थी। काव्या ढाबे से घर लौट रही थी, आरव उसके साथ था। सड़क सुनसान थी, हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक तेज रफ्तार से वही काली कार आई। गाड़ी सीधी आरव की तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल काव्या ने जोर से उसे धक्का दे दिया। आरव जमीन पर गिरा और कार सीधी काव्या से टकरा गई। उसकी चीख, उसका शरीर हवा में उछलकर सड़क पर गिरना और खून से लाल जमीन, वो नज़ारा आरव की आंखों में सदा के लिए कैद हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 32 आखिरी सांसें। आरव पागलों की तरह दौड़ा और काव्या के पास बैठ गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। काव्या ने कांपते हाथों से आरव का चेहरा छुआ और धीमे स्वर में बोली, आरव रो मत, मैंने वादा किया था न कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो, मैं आज भी अपने वादे को तोड़ नहीं रही, मैं तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगी। आरव की आंखों से आंसू झरनों की तरह बह रहे थे। वो चीख चीख कर कह रहा था, नहीं काव्या, तुझे कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल चलेंगे, तू ठीक हो जाएगी, मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
आरव, तुम्हारा सच दुनिया को जरूर बताना, और हाँ, हमारे उस छोटे से घर का सपना, उसे कभी मत भूलना। इतना कहकर उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आरव ने उसे जोर से गले से लगाया और चीख पड़ी। काव्या, नहीं। उसकी चीख से रात का सन्नाटा भी टूट गया। पूरा मोहल्ला भागा चला आया, लेकिन सबके सामने एक कहानी खत्म हो चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 33, अधूरा सपना। अगले दिन मोहल्ले की गलियों में सन्नाटा था। बच्चे चुप थे, ढाबे की रौनक बुझ गई थी। काव्या की तस्वीर एक छोटे से फ्रेम में रखी थी। उसके चारों ओर फूल थे। आरव तस्वीर के सामने बैठा था, उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू रो रो कर खत्म हो गए हों। उसके कानों में अब भी काव्या की आखिरी बातें गूंज रही थीं। हमारा छोटा सा घर, उसे मत भूलना। उस लम्हे में आरव ने तय कर लिया, अब वो और नहीं छुपेगा। अब वो अपने असली चेहरे के साथ दुनिया के सामने आएगा, और जो भी इस हादसे के पीछे है, उसे उसकी सज़ा ज़रूर देगा। अध्याय 34, राख और शपथ। काव्या की चिता की आग धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस लकड़ियों के जलने की चरम राहत सुनाई दे रही थी। आरव वहीं जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन चेहरा राख की तरह सफ़ेद। बच्चे पास खड़े थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी उससे कुछ कहने की। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, हमारा छोटा सा घर, उसे मत भूलना। उसने राख की मुट्ठी उठाई, सीने से लगाई और आकाश की ओर चीखा। काव्या, तेरे कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। जब तक तेरे सपनों का घर पूरा न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी चीख से पूरा शमशान गूंज उठा। वो शपथ सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की आग थी। अध्याय 35, अतीत की परछाई। उस रात विक्रम अंकल उसके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। आरव, अब और छुपने का वक्त नहीं है। काव्या की मौत कोई हादसा नहीं, साजिश थी। तेरे पिता के दुश्मन तुझे ढूंढ चुके हैं। आरव ने लाल आंखों से उनकी ओर देखा। तो अब उन्हें जवाब मिलेगा। पर अंकल, सच जानने से पहले एक सवाल है, मेरी माँ कहाँ है? बचपन से सुनता आया हूँ कि वो जिंदा हैं, पर किसी ने मुझे सच नहीं बताया। विक्रम की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तेरी माँ जिंदा हैं, पर छुप कर रह रही हैं। तेरे पिता की मौत के बाद दुश्मनों ने उन पर भी वार किया था। उन्हें लगा कि तू भी मर गया। उसी सदमे में वो पहाड़ों में चली गईं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू उनसे मिले। आरव का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में एक साथ आंसू और आग थी। माँ, जिनकी ममता के बिना वो बड़ा हुआ, अब जिंदगी में लौटने वाली थीं। अध्याय 36, पहली भिड़ंत। कुछ ही दिन बाद आरव को खबर मिली कि वही काली कार फिर मोहल्ले के पास देखी गई है। उसका खून खौल उठा। रात को उसने खुद जाल बिछाया। गली सुनसान थी, बस हवा में सन्नाटा। तभी कार आए और उसमें से 4 नकाबपोश गुंडे उतरे। आरव ने पतली गली से उन पर वार किया। उसके हाथों में लोहे की छड़ थी। पहला वार सीधा एक गुंडे के कंधे पर पड़ा, हड्डी की आवाज आई। दूसरा घूंसा उसने पेट में मारा, जिससे दूसरा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन एक ने पीछे से चाकू निकाला और वार किया। आरव ने हाथ से रोक लिया, हथेली लहूलुहान हो गई, पर उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने चीख कर कहा, काव्या का खून तुम लोगों की नस नस से निकालूंगा। लड़ाई के बाद जब आखिरी गुंडा जमीन पर पड़ा था, आरव ने उसकी कॉलर पकड़कर पूछा, किसके कहने पर आए थे? गुंडा हाँफते हुए बोला, वो शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति, तुम्हारे पिता का दुश्मन सूर्य प्रताप सिंह। आरव की आंखें आग की तरह जल उठीं। अब उसे अपना असली दुश्मन मिल चुका था। अध्याय 37, माँ से मुलाकात। अगली सुबह विक्रम अंकल ने उसे पहाड़ों की ओर ले जाया। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। वहाँ एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, थकी हुई आंखों के साथ। लेकिन जब उसने आरव को देखा, उसकी आंखें भर आईं। आरव, मेरा बेटा। आरव वहीं ठिठक गया।
उसने कभी अपनी माँ को इतने करीब से नहीं देखा था। उसने रोते हुए माँ के कदम छुए। माँ, मैं लौट आया हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं। काव्या अब नहीं रही। माँ ने उसे सीने से लगाया और खुद भी फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल दोनों की रुलाई पहाड़ों की खामोशी को चीर गई। माँ ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे पिता की विरासत तेरे साथ है। पर याद रख, बदला खून से नहीं, हिम्मत और दिमाग से जीतना। आरव ने सिर झुकाया। माँ, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, काव्या का सपना और पापा का अधूरा न्याय पूरा करना। अध्याय 38। आंधी की शुरुआत। शहर की हवाओं में अब खून और बारूद की गंध थी। सूर्य प्रताप सिंह को खबर मिल चुकी थी कि वो लड़का जिंदा है। वो हंसते हुए बोला, तो खेल शुरू करते हैं। इस बार उसे उसकी माँ के सामने खत्म करूंगा। उधर आरव अपने माँ के आंचल में बैठकर शपथ ले रहा था। अब मैं छुपा हुआ बेटा नहीं, अब मैं वो तूफान हूँ जो सब कुछ बदल देगा। काव्या के खून की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। और इसी तरह शुरू हुई एक जंग। प्यार के दर्द से जन्मी, माँ की दुआओं से संवरी, और नफरत की आग से जलती हुई। अध्याय 39। युद्ध का पहला बिगुल। आरव अब छुपा हुआ लड़का नहीं था। वो गली का साधारण छोरा नहीं, बल्कि अरबों की विरासत का असली वारिस था। काव्या की मौत ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था, और माँ के आंचल ने उसमें वो ताकत भर दी थी जो किसी भी जंग के लिए काफ़ी थी। विक्रम अंकल ने उसे पिता की पुरानी चिट्ठियाँ और कुछ दस्तावेज सौंपे। ये सब तेरा है बेटा। ये कंपनियाँ, ये ज़मीनें, सब तेरा हक है। लेकिन इसे हथियाने के लिए तेरे पिता के दुश्मन आज भी जिंदा हैं। आरव ने दस्तावेजों को हाथ में लिया और कसम खाई, अब ये विरासत मेरी ढाल भी बनेगी और तलवार भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 40। खून का खेल। शहर के एक 5 सितारा होटल में सूर्य प्रताप सिंह की पार्टी थी। बड़े बड़े बिजनेस टायकून, नेता और गुंडे वहां मौजूद थे। स्टेज पर खड़ा सूर्य प्रताप सिंह हंसते हुए बोला, जिस लड़के को तुम सब ने मर चुका समझा था, वो जिंदा है। पर चिंता मत करो, जल्द ही उसकी चिता की राख भी इसी शहर में उड़ती दिखाई देगी। भीड़ में खुसुर फुसुर मच गई। तभी अचानक रोशनी बुझ गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, सूर्य प्रताप सिंह, तेरे हर पाप का हिसाब अब शुरू होगा। लाइट वापस आई तो सब दंग रह गए। दरवाजे पर खड़ा था आरव, काले कपड़ों में, आंखों में आग, और हाथ में पिता की पुरानी घड़ी चमक रही थी। उसकी मौजूदगी ने सबके दिलों में तूफान मचा दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 41। पहली टक्कर। सूर्य प्रताप सिंह जोर से हंसा, तो तू है वो छुपा हुआ वारिस। तेरे जैसे बच्चे को मैंने झोपड़पट्टी में कुत्तों की तरह जीते हुए छोड़ दिया, और आज तू मेरे सामने खड़ा है। आरव ने तेज आवाज में कहा, झोपड़पट्टी में पल कर भी मैं तुझ जैसे शैतानों से बड़ा आदमी हूँ। तेरे हर गुनाह का हिसाब तुझे देना होगा। काव्या का खून तेरी आंखों के सामने मांगूंगा। सूर्य प्रताप ने इशारा किया और उसके दर्जनों गुंडे बंदूकें निकालकर आरव की तरफ बढ़े। लेकिन आरव अब वो कमजोर लड़का नहीं था। उसने अपनी जैकेट से चेन निकाली और बिजली की तरह पहला वार किया। एक गुंडे की बंदूक उसके हाथ से छीनकर उसने दूसरे पर फेंकी। कुर्सियां, टेबलें टूटने लगीं, लोग चीखकर भागने लगे। आरव की आंखों में सिर्फ खून का रंग था। हर घूंसा, हर लात, हर वार काव्या की याद में जलता हुआ बदला था। आखिर में, जब सभी गुंडे जमीन पर कराह रहे थे, आरव सीधे सूर्य प्रताप के सामने खड़ा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 42। अधूरी भिड़ंत। आरव ने उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ा, ये सिर्फ शुरुआत है। तूने मेरी मोहब्बत छीनी, मेरे पिता का नाम मिटाया, अब मैं तेरा नाम मिटाऊंगा। सूर्य प्रताप ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लड़के, तुझे नहीं पता तू किससे भिड़ा है। तेरे पास सिर्फ दर्द है और मेरे पास पूरा साम्राज्य। इतना कहकर अचानक तेज धमाका हुआ।
सूर्य प्रताप के आदमियों ने स्मोक बम फेंका और उसे वहां से निकाल ले गए। धुंध छंटी तो आरव अकेला खड़ा था, चारों ओर घायल गुंडे और टूटी कुर्सियां बिखरी थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काव्या, देख रही हो ना, आज पहली बार तेरे कातिल से आंखें मिलाईं। मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही चैन लूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 43। माँ की दुआ। रात को जब वो घर लौटा, माँ उसके जख्म साफ कर रही थीं। उनकी आंखों में डर था, पर साथ ही गर्व भी। बेटा, तू जिस राह पर निकल पड़ा है, वो कांटों से भरी है। लेकिन याद रख, तेरे पिता का खून, मेरी दुआ और काव्या का प्यार तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। आरव ने माँ का हाथ थामा और रोते हुए कहा, माँ, जब तेरे हाथ मेरे सिर पर हैं, तो मैं अजेय हूँ। अब चाहे मुझे अपने खून से शहर रंगना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 44। आंधी का रूप। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां थीं। रहस्यमयी युवक ने बिजनेसमैन सूर्य प्रताप की पार्टी में मचाई तबाही। क्या ये वही वारिस है जिसकी मौत की कहानी सालों पुरानी है? शहर में डर फैल गया। गली मोहल्लों के बच्चे पहली बार अपने हीरो को देखकर गर्व से भर गए। लेकिन दुश्मनों की आंखों में आग और नफरत और भड़क उठी। अब खेल छुपा छुपी का नहीं था, अब ये जंग खुलेआम थी। आरव ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। वो बुदबुदाया, काव्या, अब तेरे खून का हर कतरा हिसाब मांगेगा। मैं वादा करता हूँ, तुझे इंसाफ दिलाकर ही जिंदा रहूंगा। अध्याय 45। वापसी का रास्ता। आरव अब सिर्फ बदले की आग से नहीं जल रहा था, उसके सामने एक बड़ा मकसद था। अगर उसे सूर्य प्रताप सिंह से जीतना था, तो सिर्फ मुठभेड़ों और लाठियों से नहीं। उसे वही हथियार चाहिए था जिससे सूर्य प्रताप ने उसकी दुनिया उजाड़ी थी, पैसा, ताकत और बिजनेस। विक्रम अंकल ने एक पुरानी तिजोरी खोली। उसके भीतर नीली फाइलें थीं। उसके पिता की कंपनियों के कागजात, अकाउंट्स और शेयर सर्टिफिकेट्स। विक्रम ने कहा, तेरे पिता का नाम वीरेंद्र राजवंश। उन्होंने जो कुछ खड़ा किया था, सब आज भी तेरे नाम है। लेकिन सालों से सूर्य प्रताप सिंह और उसके आदमी इसे दबाकर बैठे हैं। बेटा, अब तू ही इसे वापस ले सकता है। आरव ने फाइलों को सीने से लगाया और बुदबुदाया, पापा, अब आपका बेटा लौट आया है। आपका साम्राज्य अब परायों के हाथ में नहीं रहेगा। अध्याय 46। नई पहचान। आरव को अब गली का लड़का नहीं, बल्कि एक नया चेहरा चाहिए था। विक्रम अंकल ने उसकी मुलाकात पुराने वकील मेहरा साहब से कराई। मेहरा ने दस्तावेज देखे और हैरान रह गए। ये सब तो सही है। अगर ये कोर्ट में पेश हुआ तो पूरा बिजनेस साम्राज्य तुम्हारे नाम हो जाएगा। लेकिन याद रखो, सामने बहुत ताकतवर लोग खड़े हैं। आरव मुस्कुराया, मेरे सामने अगर पहाड़ भी खड़ा हो, तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अब मेरी पहचान छुपी नहीं रहेगी। दुनिया देखेगी कि झुग्गी का लड़का असल में कौन है। कुछ ही हफ्तों में अखबारों में खबरें छपने लगीं। गुमनाम वारिस ने दायर किया दावा, राजवंश इंडस्ट्रीज पर असली मालिक की वापसी। क्या वीरेंद्र राजवंश का बेटा जिंदा है? शहर का हर नुक्कड़ इस चर्चा से गूंजने लगा। अध्याय 47। दुश्मन की चाल। उधर सूर्य प्रताप सिंह का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर ये लड़का कोर्ट तक पहुंच गया, तो हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे पहले कि ये अपनी ताकत हासिल करे, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। उस रात आरव के घर पर हमला हुआ। गोलियों की बौछार, खिड़कियों का टूटना और आग की लपटें। लेकिन आरव ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने मां को सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद हथियार उठाकर दुश्मनों को खदेड़ दिया। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हारे हर वार का जवाब मिलेगा। अब मैं वो आरव नहीं, बल्कि राजवंश का वारिस हूं। अध्याय 48। मां का आशीर्वाद। हमले के बाद मां ने आरव का माथा चूमा और कांपते स्वर में कहा,
बेटा, तेरे पिता का सपना था कि ये बिजनेस सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि लोगों की सेवा का जरिया बने। वो हर कामगार को अपना परिवार मानते थे। वादा कर कि तू इस विरासत को सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि भलाई के लिए भी जिएगा। आरव की आंखें भर आईं। उसने माँ के पांव छुए और कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ, ये साम्राज्य अब सिर्फ नाम का नहीं होगा, बल्कि लोगों का होगा। लेकिन पहले पहले मुझे काव्या के खून का बदला लेना है। अध्याय 49, अदालत का रणक्षेत्र। कुछ हफ्तों बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। हॉल खचाखच भरा था। मीडिया, बिजनेस टायकून और नेता सब मौजूद थे। जज ने गहरी आवाज में कहा, मामला है राजवंश इंडस्ट्रीज के मालिकाना हक का। वादी पक्ष से कौन है? आरव आत्मविश्वास से उठा। काले सूट में, गंभीर आंखों के साथ उसने कहा, मैं, आरव राजवंश, वीरेंद्र राजवंश का बेटा और इस साम्राज्य का असली वारिस। पूरा हॉल गूंज उठा। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। यही है वो लड़का, वही वारिस। उधर सूर्य प्रताप सिंह ठंडी हंसी के साथ बोला, बेटा, अदालत में दावे खून से नहीं, सबूतों से जीतते हैं। आरव ने मेज पर अपने पिता की लिखी वसीयत और सारे दस्तावेज रख दिए। और ये सबूत मेरे पास हैं। अध्याय 50, तूफान की आहट। अदालत की कार्यवाही लंबी चली, लेकिन माहौल बदल चुका था। मीडिया ने आरव को हीरो बना दिया। गली मोहल्लों के बच्चे उसकी तस्वीर लेकर नारे लगाने लगे, राजवंश लौट आया है। सूर्य प्रताप के लिए ये खेल अब मुश्किल होने लगा। लेकिन वो चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपनी आंखों में खून भरकर कहा, बच्चे, तूने तूफान को छेड़ा है। अब देखना, ये शहर खून और आग से भर जाएगा। आरव ने अखबार की सुर्खियां देखीं और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। काव्या, ये तेरे लिए है। तेरे सपनों का घर अब सच होगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस शहर से तेरे कातिल का नाम मिटाना होगा। अध्याय 51, नए रंग। अदालत की सुनवाई के बाद कुछ दिन बेहद तनाव भरे थे। लेकिन जिंदगी सिर्फ गुस्से और बदले से नहीं चलती। कभी कभी हंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। आरव अब गली के बच्चों से रोज मिलने जाता। बच्चों ने तो उसे अब हीरो भाई कहना शुरू कर दिया था। एक दिन एक बच्चा बोला, हीरो भाई, अगर आप अरबपति हो तो हमें आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाते? सब बच्चे हंस पड़े। आरव भी मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तो असली अरबपति वही है जो बच्चों को आइसक्रीम खिलाए। बच्चों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ। आरव ने तुरंत रिक्शा रोका, उसमें पूरा आइसक्रीम का ठेला खरीद लिया और बच्चों को बांटने लगा। पूरा मोहल्ला तालियां बजाने लगा। बच्चे नारे लगाने लगे, हीरो भाई, आइसक्रीम भाई। अध्याय 52, काव्या की याद और हंसी। कभी कभी जब सब बच्चे खेलते तो आरव चुपचाप बैठकर काव्या को याद करता। वो सोचता, काव्या होती तो शायद कहती, इतने पैसे बर्बाद करने की जगह बच्चों के लिए स्कूल खोल दो। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। विक्रम अंकल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बेटा, अरबों का मालिक बनकर भी तू बच्चों का आइसक्रीम वाला ही बना रहेगा। आरव ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, अंकल, लोग अरबपति बनने के बाद रोब दिखाते हैं, लेकिन मैं दुनिया का पहला अरबपति बनूंगा जो बच्चों के साथ गोल लीग खेलकर बिजनेस मीटिंग करेगा। सब हंस पड़े। अध्याय 53, मीडिया की मस्ती। एक दिन टीवी चैनल वाले आरव का इंटरव्यू लेने आए। रिपोर्टर ने गंभीर सवाल पूछा, मिस्टर आरव, अरबपति बनकर आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? आरव ने झट से कहा, पहली ख्वाहिश, गली में नल से पानी आता है, कभी कभी 5 मिनट ही चलता है। मैं चाहता हूँ वो नल 24 घंटे पानी दे। पूरी गली तालियां बजाने लगी। रिपोर्टर हैरान रह गया, इतना बड़ा सपना और इतनी छोटी ख्वाहिश। आरव मुस्कुराया, छोटी ख्वाहिशें ही असली बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, क्योंकि पेट भरे बिना सपनों की उड़ान नहीं होती। अध्याय 54, हल्का फुल्का शरारती पल। एक शाम आरव बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। गेंद सीधे सूर्य प्रताप सिंह की आलीशान कार पर जा लगी, जो कोर्ट से लौट रहा था। सूर्य प्रताप ने गुस्से से खिड़की खोली और चिल्लाया, ये बदमाशी है।
आरव ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, बदमाशी नहीं, क्रिकेट का सिक्सर है। सारी गली खिलखिला उठी। सूर्य प्रताप का चेहरा लाल हो गया और वो गाड़ी तेजी से निकाल ले गया। विक्रम अंकल ने हंसते हंसते कहा, बेटा, तू अपने दुश्मनों से भी कॉमेडी करवाता है। अध्याय 55, आने वाले तूफान से पहले की मुस्कान। कुछ दिन ऐसे ही हंसी मजाक और हल्के फुल्के पलों में बीते। आरव ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ बदला ही नहीं है, उसमें मुस्कानें भी जरूरी हैं। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये भी सच था, ये हंसी तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि दुश्मन अब कोई और बड़ी चाल चलने वाला था। अध्याय 56, अदृश्य शिकंजा। रात गहरी थी। आरव अदालत से लौटकर मां के साथ शांत बैठा था। तभी विक्रम अंकल का फोन आया। आवाज कांप रही थी, आरव, तुरंत आओ, हालात बदल गए हैं, कोई बड़ा तूफान आने वाला है। आरव भागते हुए पहुंचा। मेहराब के नीचे टेबल पर कुछ कागज बिखरे थे। विक्रम ने बताया, सूर्य प्रताप सिंह ने सबको खरीद लिया है। वकील, अधिकारी, यहाँ तक कि तेरे पिता के पुराने दोस्त भी उसके साथ मिल गए हैं। तेरे खिलाफ नकली सबूत बनाए जा रहे हैं ताकि अदालत तुझे धोखेबाज ठहरा दे। आरव की आंखों में खून उतर आया। मतलब, अब अदालत भी रणभूमि है और दुश्मन हर जगह छिपा है। अध्याय 57, मां का अपहरण। अगली सुबह घर सूना था। मां कहीं दिखाई नहीं दी। टेबल पर बस एक चिट्ठी रखी थी, अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहता है तो अदालत से अपना दावा वापस ले ले। तुझे सिर्फ गली का लड़का बने रहना है, वरना बेटा बिना मां के रह जाएगा। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। उसके दिल से एक ही आवाज निकली, मां। विक्रम अंकल ने उसे रोकना चाहा। बेटा, गुस्से में कोई फैसला मत ले, ये जाल हो सकता है। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, जाल हो या मौत, मैं मां को हर हाल में वापस लाऊंगा। सूर्य प्रताप सिंह ने मेरे धैर्य को कैद किया था, लेकिन अब उसने मेरी आत्मा को छुआ है, और इसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। अध्याय 58, मौत की गिनती। सूर्य प्रताप ने मां को शहर से बाहर एक जर्जर हवेली में बंधक बनाया था। चारों तरफ उसके हथियारबंद गुंडे थे। हवेली की दीवारों पर टंगे झूमर भी जैसे खून की बूंदों से चमक रहे थे। मां जंजीरों में जकड़ी हुई थी, मगर उनकी आंखों में हिम्मत थी। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से कहा, जिस बेटे की धड़कनों में उसके पिता का खून बहता है, उसे तुम कोई भी कैद नहीं कर सकता। गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। उधर आरव अपनी टीम लेकर निकल पड़ा। अंधेरे में उसकी आंखें जंगली शेर की तरह चमक रही थीं। उसने खुद से वादा किया, आज रात खून गिरेगा, या तो मैं मां को लेकर लौटूंगा, या फिर अपने खून से जमीन रंग दूंगा। अध्याय 59, खून और आग का रण। हवेली के बाहर बंदूकों की बौछार हुई। आरव ने पहली बार अपने असली तेवर दिखाए। गोलियों की बारिश में भी वो सीधा आगे बढ़ा। एक एक करके गुंडे गिरते गए, उसकी हर चाल बिजली की तरह तेज थी। धुएं और बारूद के बीच उसकी चीख गूंजी, मां। मां की आंखों से आंसू बह निकले। आरव। लेकिन तभी पीछे से एक नकाबपोश ने आरव पर वार किया। उसका सीना छिल गया, खून बह निकला। सूर्य प्रताप की गूंजती आवाज आई, बच्चे, तू सोचता है कि मुझसे टकराकर बच जाएगा? तेरे जैसे सैकड़ों मैंने मिटा दिए हैं, तू भी राख बन जाएगा। अध्याय 60, दिल दहला देने वाला मोड़। खून से लथपथ आरव जमीन पर गिरा। मां ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, उनकी चीख हवेली की दीवारों को हिला रही थी। आरव ने कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी एक टूटी तलवार उठाई और गुस्से से चिल्लाया, ये आखिरी सांस भी तेरी तबाही का ऐलान होगी। उसकी आंखों में काव्या की याद कौंध गई। उसके होंठ बुदबुदाए, काव्या, मां, ये वार तुम्हारे लिए है। वो सीधा सूर्य प्रताप पर टूट पड़ा। खून, आग और चीखों के बीच हवेली युद्ध का मैदान बन गई।
अध्याय 61। राख में छुपा सच। हवेली अब राख बन चुकी थी। चारों तरफ धुआं, बारूद और चीखों का सन्नाटा गूंज रहा था। आरव लहूलुहान था, लेकिन जिंदा, बस मुश्किल से सांसें चल रही थीं। माँ उसके पास आई, आंखों में डर और राहत दोनों। बेटा, उठ जा, ये सब खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ बाकी है। आरव ने कमजोर आवाज में कहा। माँ, सूर्य प्रताप। माँ ने नीचे इशारा किया। हवेली के मलबे के नीचे सूर्य प्रताप दबा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। ठंडी, मगर मुस्कुराती हुई। उसने टूटी आवाज में कहा, तू सोचता है सब खत्म हो गया? नहीं बेटा, अब खेल शुरू होगा। क्योंकि असली दुश्मन मैं नहीं हूँ। आरव चौंक गया। क्या मतलब? सूर्य प्रताप की सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी होती गई। तेरे पिता, वीरेंद्र राजवंश, वो निर्दोष नहीं थे बेटा। उन्होंने जो साम्राज्य बनाया, उसकी नींव लहू पर रखी गई थी। मैंने तो सिर्फ वही हिसाब पूरा किया। आरव के कानों में जैसे बिजली कड़क गई। झूठ बोल रहे हो तुम? सूर्य प्रताप हंस पड़ा। अगर झूठ लगता है तो अपने पिता की पुरानी डायरी खोलना। सच खुद तेरा दिल तोड़ देगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, और हवेली में सन्नाटा छा गया। अध्याय 62। अतीत की डायरी। 2 दिन बाद आरव अपनी माँ के साथ पुराने राजवंश हवेली पहुंचा, जहां कभी उसके पिता, वीरेंद्र राजवंश रहते थे। दीवारों पर अब भी पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। उन तस्वीरों में मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे अब रहस्यों का बोझ था। विक्रम अंकल ने एक तिजोरी खोली। उसमें वही डायरी रखी थी जिसके बारे में सूर्य प्रताप ने कहा था। आरव ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला और शब्द पढ़े। अगर कभी मेरा बेटा ये डायरी पढ़े तो जान ले, राजवंश साम्राज्य किसी सौदे से नहीं, एक बलिदान से बना है। एक ऐसा सौदा जिसने एक निर्दोष परिवार की जान ली, और जिसकी आग में मैंने खुद को हमेशा के लिए झोंक दिया। आरव की आंखें नम हो गईं। पन्ने पलटते गए और सच्चाई सामने आती गई। वीरेंद्र राजवंश ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक ऐसी जमीन पर की थी जिस पर पहले एक गरीब किसान परिवार का हक था, लेकिन सत्ता और पैसे के खेल में वो परिवार मारा गया, और उसी रात एक बच्चा गायब हो गया। वो बच्चा सूर्य प्रताप सिंह था। अध्याय 63। टूटता बेटा, बिखरती माँ। आरव के हाथ से डायरी गिर गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया हो। मतलब, पापा ने ही उस आदमी की जिंदगी तबाह की थी। तो फिर जो उसने किया, क्या वो बदला था? माँ रो पड़ी। बेटा, तुम्हारे पिता ने गलती की थी, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक उस अपराध का प्रायश्चित किया। उन्होंने तेरे लिए सब छोड़ा, ताकि तू उस गलती को सुधार सके। उनकी आत्मा चाहती थी कि तू राजवंश नाम को फिर से ईमानदारी से जिए। आरव का चेहरा ठंडा हो गया। तो ये बदला नहीं, अब मोक्ष का समय है। अध्याय 64। अदृश्य खिलाड़ी। आरव अब समझ गया कि सच्चा युद्ध सूर्य प्रताप से नहीं, बल्कि उस अंधेरे से है जिसने दोनों परिवारों को निगल लिया था। लेकिन जैसे ही उसने साम्राज्य संभालना शुरू किया, नई मुश्किलें सामने आईं। कंपनी के सारे अकाउंट हैक हो गए, शेयर मार्केट में उसके स्टॉक्स गिर गए। किसी ने अंदर से वार किया था।
विक्रम अंकल ने रिपोर्ट लाकर रखी। किसी गुप्त ट्रस्ट से पैसा निकाला गया है और वो ट्रस्ट तुम्हारे पिता के नाम पर ही बना था। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब कोई और भी है जो ये खेल खेल रहा है? विक्रम ने सिर झुकाया। हाँ, और उस ट्रस्ट के दस्तखत तुम्हारे पिता के नहीं हैं। कोई उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है, जीवित व्यक्ति की तरह। आरव ने ठंडी सांस ली। मतलब कोई अब भी जिंदा है या कोई ऐसा है जो उनके नाम पर छाया बन चुका है। अध्याय 65 परछाई का आगमन। रात के 3 बजे आरव अपने ऑफिस में बैठा फाइलें देख रहा था। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। एक परछाई कमरे में दाखिल हुई, लंबा कोट, धीमी चाल और चेहरे पर नकाब। आरव ने उठकर पूछा, कौन है वहाँ? वो शख्स रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, सच की तलाश में जो चलता है उसे पहले अंधेरे का सामना करना पड़ता है। आरव का हाथ बंदूक पर गया। चेहरा दिखाओ। वो शख्स आगे बढ़ा, धीरे धीरे नकाब हटाया और आरव के सामने वही चेहरा था जिसे उसने सालों पहले तस्वीरों में देखा था। उसके पिता वीरेंद्र राजवंश। अध्याय 66 जीवित पिता का रहस्य। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, आप जिंदा हैं? वीरेंद्र ने थकी आवाज में कहा। मैं जिंदा था, पर जिंदगी छोड़ चुका था। मुझे मौत के बाद छिप जाना पड़ा ताकि तू सुरक्षित रह सके। लेकिन अब समय आ गया है कि तू पूरा सच जाने। आरव सन रह गया। तो वो डायरी, वो अपराध? वीरेंद्र ने सिर झुकाया। सच ये है बेटा, मैंने वो अपराध नहीं किया। किसान परिवार की मौत मेरे पार्टनर ने कराई थी, और वो पार्टनर था विक्रम। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? विक्रम अंकल? वीरेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ बेटा, वही जो आज तक तेरे साथ है। तेरे पिता का सबसे बड़ा गुनहगार भी वही है। अध्याय 67 टूटे रिश्तों की गूंज। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। उसकी पीली रोशनी में आरव और वीरेंद्र आमने सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन शब्द किसी के पास नहीं। आरव की आवाज कांप रही थी। पापा, आप जिंदा थे और आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। माँ, काव्या सबको अंधेरे में रखा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। बेटा, अगर मैं छिपा न होता तो तुझे वो लोग जिंदा नहीं रहने देते। विक्रम ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, बिजनेस, नाम और मेरा विश्वास भी। मैं मजबूर था, पर अब और नहीं। आरव ने तीखी नजरों से देखा। अब मजबूरी नहीं, जवाब चाहिए। विक्रम अंकल मेरे साथ क्यों हैं अगर वो गुनहगार हैं? वीरेंद्र ने धीरे कहा, क्योंकि वही अब सबसे बड़ा शिकारी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे तेरे जिंदा होने का पता चल चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 68 छिपे शिकारी का दांव। उसी वक्त राजवंश इंडस्ट्रीज के मुख्यालय में विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। दीवारों पर आरव की और उसके पिता की तस्वीरें टंगी थीं। वो तस्वीरों को देखकर हंस पड़ा। राजवंश, तुम दोनों का खेल अब खत्म होने वाला है। एक ने मुझे नीचा दिखाया और दूसरे ने मुझे धोखा दिया। उसने फोन उठाया और कहा, तैयारी कर लो, आज रात रॉयल टावर की मीटिंग में आखिरी चाल चलेगी।
या तो आरव और उसके पिता वहां आएंगे, या फिर मैं सब खत्म कर दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 69। पिता पुत्र का निर्णय। वीरेंद्र ने कहा, विक्रम ने तुझे अपने जैसा समझ लिया है, लेकिन वो भूल गया कि तेरे अंदर तेरा खून नहीं, तेरी आत्मा बोलती है। अब हमें उसके खेल में उतरना ही होगा। आरव बोला, पापा, अब कोई भागना नहीं। ये खेल अब मेरे तरीके से खत्म होगा। इस बार न अदालत होगी, न गवाही, बस इंसाफ। वीरेंद्र ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। तू मेरे बाद की रचना है बेटा। आज तेरे पिता तेरे साथ खड़े हैं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 70। रॉयल टॉवर की रात। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग रॉयल टॉवर, जहां से पूरा शहर नीचे छोटा दिखाई देता था, वहीं आज सबसे बड़ा सच उजागर होने वाला था। भारी बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थीं, और टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर कांच के भीतर बैठा था विक्रम। काले सूट में, हाथ में वाइन ग्लास लिए, आरव और वीरेंद्र भीतर दाखिल हुए। तीनों आमने सामने, समय जैसे रुक गया हो। विक्रम हंसा। आखिरकार पिता पुत्र दोनों आ ही गए। वीरेंद्र, मुझे लगा था तू मर चुका है। वीरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, तूने मेरी मौत की अफवाह उड़ाई थी ताकि मेरी कंपनी निगल सके, लेकिन अब सच लौट आया है। विक्रम ने ग्लास मेज पर रख दिया। सच तो ये है कि मैंने तेरे गुनाहों को ढका। तेरे बिजनेस की बुनियाद मैंने खड़ी की, और जब तू डर गया, भाग गया, तब मैंने उसे संभाला। आरव बोला, झूठ। तूने मेरा बचपन, मेरी माँ का जीवन और काव्या की जान छीन ली। आज तेरे हर झूठ का हिसाब होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 71। आग, धोखा और सच्चाई। विक्रम ने जेब से एक चिप निकाली। इसमें वो वीडियो है जो तेरे पिता ने छिपाया था, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया था कि किसान परिवार की मौत उनकी वजह से हुई थी। अगर ये वीडियो बाहर गया तो तेरे पिता फिर से गुनहगार कहलाएंगे। वीरेंद्र चुप रहे। आरव ने उनकी ओर देखा। पापा, क्या ये सच है? वीरेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, वो हादसा मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे आदेश से हुआ। मैंने उस दिन सत्ता की लालच में इंसानियत खो दी थी, पर मैं तुझसे छिपकर सजा काट रहा था। हर दिन, हर पल। आरव की आंखों में आंसू थे। पापा, तो आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तू नफरत के साथ नहीं, सच्चाई के साथ जिए। विक्रम ने ताली बजाए। वाह! पिता पुत्र का इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ। वो हंसा और एक बटन दबाया। फर्श के नीचे से लाल रोशनी जल उठी। चारों ओर बंदूकें लिए उसके आदमी खड़े हो गए। अब ये खेल यहीं खत्म होगा। या तो तेरे पिता मरेंगे या तू। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 72। तूफान का जन्म। अचानक बिजली गिरी, कांच टूट गया, बारिश अंदर आने लगी। आरव ने पलक झपकते ही टेबल उठाई। गोली उसके पार से निकली और कांच से टकराए। वीरेंद्र ने एक फाइल उठाकर कमरे में फेंकी। उसमें सारी सच्चाई के दस्तावेज थे। आरव ने उस फाइल को पकड़ लिया और बोला, विक्रम, तूने न झूठ से जीता था, न आज जीतेगा। विक्रम ने बंदूक उठाए। तो चल बेटा, देख ले तेरी हिम्मत। गोलियों की आवाजों में कांच के टुकड़े उड़ने लगे।
आरव ने झुककर वार टाला और सीधा विक्रम पर टूट पड़ा। दोनों में हाथापाई शुरू हुई। खून, आग और टूटते कांच के बीच एक जंग जो सिर्फ बिजनेस की नहीं, आत्माओं की थी। अंत में विक्रम आरव के वार से गिर पड़ा। वो हाँफते हुए बोला, तू, तेरा बाप, दोनों एक जैसे हो। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैं अपने पिता की गलती सुधारने आया हूँ। तू जैसे लोगों को रोकने के लिए। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 73। नया सवेरा। सूरज की पहली किरण टॉवर के शीशे पर पड़ी। बारिश थम चुकी थी। वीरेंद्र जख्मी थे लेकिन जिंदा। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब सब खत्म हो गया। आरव ने सिर झुकाया। नहीं पापा, अब शुरुआत होगी सच्चे राजवंश की। वो मुड़ा और खिड़की से शहर को देखा। नीचे वही झुग्गियां थीं जहां से उसने सफर शुरू किया था। वहीं के बच्चे, वही पुराना मोहल्ला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। काव्या, मैंने सब कुछ पा लिया। अब ये दौलत नहीं, तुम्हारे सपनों की नींव बनेगी। वीरेंद्र ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब ये राजवंश साम्राज्य खून से नहीं, इंसाफ से चलेगा। अध्याय 74। नई शुरुआत की दस्तक। रॉयल टॉवर की उस रात के बाद आरव ने सब कुछ बदल दिया था। विक्रम का साम्राज्य अब राजवंश ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। वो अब अरबपति था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी मोहल्ले से जुड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। मगर दिल का एक कोना अब भी खाली था। काव्या की यादें उसे हर सुबह और हर रात घेर लेती थीं। एक शाम, राजवंश ग्रुप की नई शाखा आर इनोवेशंस की मीटिंग थी। और वहीं आरव से पहली बार टकराई रिया मेहरा। अध्याय 75। तूफान जैसी रिया। रिया मेहरा, देश की सबसे युवा और सफल बिजनेसवुमन। मेहरा टेक ग्लोबल की सीईओ। दिमाग रेजर की तरह तेज और बोलने में इतनी धार कि कोई उसके सामने टिक न सके। मीटिंग शुरू हुई और आरव ने कहा, हम इस प्रोजेक्ट को ट्रस्ट के तहत करेंगे ताकि निचले तबके को रोजगार मिले। रिया ने ठंडे अंदाज में मुस्कराते हुए कहा, मिस्टर आरव राजवंश, आप दान करते रहिए, मैं बिजनेस करती हूँ। मुझे इमोशनल बातें नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से कहा, आपको शायद लगता है कि पैसे से सब कुछ मापा जा सकता है, पर कुछ चीजें दिल से भी कमाई जाती हैं। रिया ने झुककर उसकी आंखों में देखा। दिल से कमाई चीजें बैलेंस शीट में नहीं दिखती, मिस्टर राजवंश। और जो नहीं दिखता वो बिजनेस नहीं, बस कहानी बन जाता है। अध्याय 76। आग और बर्फ। मीटिंग खत्म हुई, पर माहौल में तनाव रह गया। आरव बाहर निकला तो देखा रिया अपनी कार के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा और अजीब सी चमक थी। आपको लगता है आप बहुत सही हैं, रिया ने कहा। आप लोगों को इमोशंस से खरीद सकते हैं, पर मैं नहीं बिकती। आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया, और मुझे लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ के साथ चलती हैं, शायद इसलिए कभी खुद को देखने का वक्त नहीं मिला। रिया ने कहा, आपको क्या लगता है मैं भी किसी फिल्म की हीरोइन हूँ जो आपके जैसे हीरो से हार मान लेगी? आरव ने कदम बढ़ाया, उसकी आवाज़ धीमी थी। नहीं, मगर कहानी तब तक अधूरी है
जब तक तूफान और सन्नाटा टकराते नहीं। रिया कुछ पल उसे घूरती रही, फिर कार का दरवाज़ा बंद किया और चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे किसी ने पहली बार उसकी दीवार को छुआ हो। अध्याय 77, टकराव और साजिश। अगले हफ्ते एक बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुआ। रिया और आरव दोनों को मंच पर आमंत्रित किया गया था। मंच पर कैमरों की चमक थी, मीडिया की भीड़ और दोनों के बीच फिर वही चिंगारी। रिया ने कहा, राजवंश ग्रुप भावनाओं पर चलता है, जबकि मेहरा टेक लॉजिक पर। और जब भावनाएं बिजनेस में आती हैं, नुकसान तय है। आरव ने शांति से माइक उठाया। अगर भावनाएं न हों, तो बिजनेस में इंसानियत कहाँ बचेगी? मशीनें बना सकती हैं, पर समाज नहीं। भीड़ तालियां बजाने लगी। रिया पहली बार चुप रही। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हैरानी भी। उसे किसी ने इतने सीधे शब्दों में कभी जवाब नहीं दिया था। अध्याय 78, गलतफहमी का खेल। कॉन्फ्रेंस के बाद होटल में आरव के कमरे में चोरी हुई। कंपनी की गोपनीय फाइलें गायब थीं। सिक्योरिटी फुटेज में बस एक धुंधली परछाई दिखी, और उसका चेहरा कुछ हद तक रिया से मिलता जुलता था। पूरा मीडिया हंगामा मचाने लगा। क्या मेहरा टेक ने राजवंश ग्रुप से डेटा चुराया? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहा। पर भीतर से उसका दिल टूटा था। जिस औरत में उसने पहली बार कुछ सच्चा जोश देखा था, वो शायद वही थी जिसने उसे धोखा दिया। रिया भी अपने ऑफिस में बैठी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसके खिलाफ क्यों जा रहा है। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है। आरव और रिया की नज़रें आखिरी बार एक मीटिंग में मिलीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर शब्द नहीं। आरव बोला, कभी कभी भरोसा सबसे बड़ा सौदा होता है, रिया। और तुमने उसे तोड़ दिया। रिया का गला भर आया। काश तुम एक बार मेरे दिल की भी रिपोर्ट देख लेते, मिस्टर राजवंश। वो फाइलों से नहीं, जख्मों से भरी है। वो चली गई। अध्याय 79, पर्दे के पीछे का खेल। कुछ दिनों बाद आरव को सच्चाई मिली। वो चोरी रिया ने नहीं, बल्कि विक्रम के पुराने गिरोह के एक शख्स ने की थी, जो अब मेहरा टेक में छिपकर काम कर रहा था। आरव ने वो सबूत लेकर खुद रिया के ऑफिस में गया। वो वहीं बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई। आरव ने फाइल उसकी टेबल पर रखी। मुझे माफ़ करना, रिया, मैं गलत था। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, और मैं भी गलत थी, मैंने तुम्हें सिर्फ एक अमीर लड़का समझा था। पर तुम में वो आग है जो डरती नहीं, बस जलती है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर रिया ने मुस्कराकर कहा, अब जब सच्चाई साफ है, तो क्या हम दुश्मन रहेंगे या? आरव ने उसकी बात काटी। या पार्टनर? रिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बिजनेस पार्टनर, बाकी बातें बाद में। दोनों हंस पड़े, और पहली बार लंबे समय बाद आरव को लगा कि जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। गुलाब ये भाग था एक नए अध्याय की शुरुआत, जहां आरव और रिया की टकराहट धीरे धीरे मोहब्बत की ओर बढ़ेगी। पर उनके बीच अभी भी कई रहस्य, चालें और पुराने दुश्मन बचे हैं। अध्याय 80, अतीत की परछाइयाँ। शहर की शाम धीमे धीमे नीले रंग में डूब रही थी।
आरव और रिया अब साथ काम कर रहे थे। राजवंश मेहरा इनिशिएटिव नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसका मकसद गरीब इलाकों में शिक्षा और तकनीक पहुंचाना था। उनकी मुलाकातें अब मीटिंग से आगे बढ़ चुकी थीं। कभी एक कप कॉफी पर, कभी देर रात ऑफिस में अधूरी फाइलों के बीच। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ छिपा रहे थे। रिया की आंखों में कभी कभी ऐसा डर झलकता, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। और आरव के दिल में अब भी काव्या की यादें जिंदा थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर अध्याय 81 रहस्यमय मुलाकात। एक रात, रिया देर तक ऑफिस में अकेली काम कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया एक आदमी। काले कोट में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में ठंडक। रिया ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ कैसे? वो मुस्कुराया, तुम्हें देखा तो लगा अब वक्त आ गया है खुद को याद दिलाने का। तुम मुझे भूल तो नहीं गई, रिया? रिया के हाथ से फाइल गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रणवीर, वो वही था, रणवीर ओबरॉय, रिया का पुराना मंगेतर। 3 साल पहले एक हादसे में गायब हो गया था। रिया ने समझा था कि वो मर गया। रणवीर धीरे धीरे आगे आया। कहते हैं, जब किसी को खोने का गम बहुत बड़ा हो, तो इंसान मरता नहीं, बस बदल जाता है। रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कहती रही, तुम जिंदा हो। 3 साल से मैं हर रात तुम्हारे लिए रोती रही। रणवीर ने ठंडी हंसी हंसी। तुम रोई थी, लेकिन किसी और के कंधे पर सिर रखकर। रिया हिल गई। तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, आरव राजवंश, जिस आदमी के साथ तुम आज काम कर रही हो, वो मेरे पिता के साम्राज्य को मिटाने वाला है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज अध्याय 82 जाल की बुनावट। रणवीर ने बताया कि पहले वो और आरव के पिता वीरेंद्र राजवंश पार्टनर थे। लेकिन एक प्रोजेक्ट में हुए हादसे में रणवीर के पिता की मौत हुई। और वो हादसा राजवंश ग्रुप के फंड से जुड़ा था। रणवीर का दावा था कि आरव का परिवार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। रिया की आंखों में भ्रम था। उसके दिल में आरव के लिए कुछ उभर रहा था। पर अब रणवीर की बातें उसे हिला रही थीं। वो बोली, मुझे सच्चाई चाहिए, दोनों तरफ से। रणवीर मुस्कुराया, सच जानना चाहती हो, तो कल आरव के प्रोजेक्ट में मत जाओ। क्योंकि जो होने वाला है, वो सब कुछ बदल देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 83 अगला दिन हादसे की सुबह। अगली सुबह आरव ने ट्रस्ट का नया कैंप खोला, जहां शहर के गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम था। रिया आई, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। आरव ने नोटिस किया, क्या बात है, रिया? तुम परेशान लग रही हो। रिया बोली, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। आरव मुस्कुराया, अतीत से भागना नहीं चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। इतना ही कहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। टक्कर, ट्रस्ट की गेट के पास रखी कार में विस्फोट हुआ। लोग चिल्लाने लगे, अफरा तफरी मच गई। आरव ने रिया को खींचकर गिराया, उसके ऊपर ढाल बन गया। जब धुआं छटा, चारों तरफ अफरा तफरी थी, घायल लोग थे। और गेट के पास पड़ा था एक छोटा सा कार्ड, जिस पर लिखा था, अब असली खेल शुरू हुआ है आर। रिया के हाथ कांपने लगे। आरव ने उसकी ओर देखा। रिया, ये आर कौन है? रिया की आंखों में आंसू थे। वो, रणवीर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अध्याय 84 दिल और फर्ज की जंग। आरव के भीतर गुस्सा था, लेकिन रिया के लिए भी चिंता। रिया, अगर वो तुम्हारे अतीत से है, तो अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी युद्ध है। रिया ने रोते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे आरव, रणवीर पहले जैसा नहीं रहा। वो अब सिर्फ बदला चाहता है। और वो तुम्हें खत्म करने आया है।
आरव ने उसका हाथ थामा। मुझे मौत से नहीं डर लगता, पर अगर तुम फिर से रोई, तो जरूर डर लगेगा। रिया उसकी आंखों में देखने लगी। उस पल जैसे दोनों के बीच सालों की दीवारें गिर गईं। एक तरफ रणवीर का दर्द, दूसरी तरफ आरव की सच्चाई। और इनके बीच थी वो लड़की, जो पहली बार दो सच्चे दिलों के बीच फंस गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 85। छिपा सच और नई चाल। रात को आरव अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी। वो कंप्यूटर पर रणवीर का नाम सर्च कर रहा था। अचानक एक पुरानी फाइल खुली, जिसमें ओबरॉय इंडस्ट्रीज का नाम था और नीचे लिखा था फंडिंग पार्टनर विक्रम राजवंश। आरव का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, फिर वही नाम। अब उसे समझ आया, रणवीर को भड़काया गया है और इसके पीछे शायद विक्रम का पुराना गिरोह फिर सक्रिय है। आरव ने फोन उठाया और बोला, रिया, मुझे सबूत मिल गए हैं। रणवीर सिर्फ एक मोहरा है, कोई और उसे चला रहा है। फोन के उस पार से रिया की टूटी आवाज आई, आरव, जल्दी आओ, रणवीर यहाँ है। लाइन कट गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 86। टकराव की शुरुआत। आरव तेजी से कार लेकर रिया के बंगले की ओर दौड़ा। बिजलियां चमक रही थीं, हवाएं तेज थीं, और बंगले के दरवाजे खुले थे। अंदर रणवीर रिया के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। रिया, तू मुझे छोड़कर उस आदमी के पास चली गई जो मेरे बाप का कातिल है। रिया रोते हुए बोली, रणवीर, सच्चाई वो नहीं जो तुम जानते हो। आरव निर्दोष है। रणवीर ने बंदूक उठाई। तो फिर वो भी मरेगा और तू भी। उसी पल दरवाजा टूटा। आरव अंदर आया और रणवीर पर झपटा। बंदूक जमीन पर गिरी और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। कुर्सियां टूटी, कांच बिखरा, खून बहा, पर कोई नहीं रुका। अंत में रणवीर ने छुरी उठाए और आरव की ओर झपटा। रिया चिल्लाई, नहीं। छुरी चली और रिया ने खुद को आरव के आगे खड़ा कर दिया। ब्लेड उसके कंधे में धंस गया। रणवीर वहीं रुक गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। रिया, नहीं। आरव ने उसे जमीन पर गिराया और कहा, ये सब खत्म हो चुका है। रणवीर भाग निकला और रिया बेहोश होकर आरव की बाहों में गिर गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 87। अधूरी सांसें। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आरव ने रिया को अपनी बाहों में उठाया। रिया, जागो, प्लीज। रिया की आंखें आधी खुली। आरव, अगर मैं, कुछ मत कहो, बस सांस लो। अगर मैं जिंदा रही, तो तुम्हें एक बात कहूंगी। आरव की आंखें नम थीं। क्या? रिया मुस्कुराई, कि शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और उसकी पलकें धीरे से बंद हो गईं। अध्याय 88। उस रात के बाद बारिश थम चुकी थी, पर आरव के दिल में तूफान अब भी जारी था। अस्पताल के बाहर अंधेरा था। अंदर वार्ड में रिया वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टर ने कहा, सीना बच गया, पर खून बहुत बहा है। आने वाले 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण हैं। आरव बाहर बैठा था, हाथ खून से सना और आंखें आंसुओं से। उसके सीने में वही खालीपन लौट आया था, जैसा काव्या के जाने के बाद था। लेकिन इस बार डर था कि नियति उससे दूसरी बार भी प्यार छीन लेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 89। नए किरदार की पहली दस्तक। अस्पताल में बाहर दो लोग चुपचाप खड़े थे। पहला, लंबे कद वाला, रफ एंड टफ लुक, चेहरे पर पुराना जख्म, आंखों में सेना सा ठंडा फोकस। नाम, अयान मल्होत्रा, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का रिटायर्ड हेड, अब निजी प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। वो विक्रम का पुराना दोस्त था, लेकिन इरादे किसी को नहीं पता थे। दूसरी, एक औरत,
सिल्क साड़ी में, पर चाल किसी शेरनी जैसी। गहरी आंखें, काला रहस्य जैसा सन्नाटा। नाम अनामिका राठौर, वकील नहीं, दिमाग से वार लॉर्ड। कोर्ट, राजनीति और गुप्त सौदों की मास्टर, जिसे लोग कानूनी दुनिया की ब्लैक क्वीन कहते थे। दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे, पर दोनों जानते थे ये युद्ध अब केवल आरव और रणवीर का नहीं रहा। ये खेल बहुत बड़ा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अध्याय 90। ब्लैक क्वीन की एंट्री। अनामिका वार्ड के बाहर आए और बोली, मिस्टर आरव राजवंश। आरव ने उसकी ओर देखा। जी, वो ठंडे अंदाज में बोली। रिया मेहरा की जिंदगी बचानी है तो पहले तुम्हें अपना नाम नहीं, अपना अतीत बचाना होगा। आरव चौंक गया। आप कौन हैं, जो अदालत में सच नहीं, सच से भी तेज सबूत बनाती है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज अध्याय 91। रणवीर के पीछे की असली छाया। अनामिका ने फाइल खोलकर सामने रखी। उसमें रणवीर की फोटो नहीं, बल्कि एक और आदमी का चेहरा था। विक्रम। आरव की सांसें थम गईं। क्या, विक्रम अंकल? अनामिका बोली। रणवीर को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, जिसे तुम परिवार मानते रहे। वो असल में तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है। आरव की आंखों में गुस्सा जल उठा। तो रणवीर सिर्फ मोहरा है? जी नहीं, अनामिका बोली। मोहरा नहीं, भावनात्मक हथियार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 92। अयान का सच। उधर अयान अस्पताल की छत पर खड़ा था। उसका फोन बजा। वो बोला, हाँ, सब सेट है। रणवीर अभी भी हमारे रडार पर है। दूसरी तरफ आवाज आई, ध्यान रखना, रणवीर को मरना नहीं चाहिए, उसे टूटना चाहिए। अयान धीमे स्वर में बोला। और राजवंश को टूटे बिना झुकना चाहिए, बस सही समय पर। और लाइन कट गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 93। जंग का शुरुआती बिगुल। रात को अचानक रिया की धड़कनें धीमी पड़ने लगीं। डॉक्टर्स इमरजेंसी में दौड़ पड़े। आरव भागते हुए अंदर जाना चाहता था, पर नर्स ने रोका। सर्जरी चल रही है। वो वहीं बैठ गया, घुटनों पर सिर रखकर। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बुदबुदा रहा था, बस एक बार मुझे दूसरों की तरह मत खोना। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अयान था। अगर उसे बचाना है तो पहले खुद को अंदर से मजबूत करना होगा। जंग अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। आरव ने उसे देखा। तुम कौन हो? अयान मुस्कुराया। वो, जिसकी एंट्री हमेशा तब होती है जब हीरो को मजबूर होकर शेर बनना पड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 94। नई चाल। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। रिया जिंदा थी, पर उसकी जिंदगी पर अभी भी खतरा मंडरा रहा था। उसी समय अनामिका ने कहा, रणवीर को फंसाना नहीं है, उसे सच से जलाना है। अयान जोड़ता है, और विक्रम को उसकी ही बनाई बिसात पर हराना है। आरव ने उठकर कहा, तो खेल शुरू। उसकी आंखों में अब भय नहीं, युद्ध था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अस्पताल की छत से, जहां नीचे आरव की मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और ऊपर रणवीर की आंखों में उसी रात की राख अब जला हुआ बदला बनकर धधक रही है। अध्याय 95। रणवीर की छुपी वापसी। अस्पताल की रात अजीब थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस कभी कभी किसी वार्ड की बीप की आवाज। आरव आईसीयू के बाहर बैठा अपनी मां का हाथ पकड़े था।
रिया चुपचाप कांच के पीछे खड़ी उसे देख रही थी। और उसी समय अस्पताल की छत पर कोई खड़ा था। बिना हलचल, बिना आवाज, बस पत्थर की तरह जड़। वो रणवीर था। उसके होंठों पर हल्की, टेढ़ी सी मुस्कान थी। आंखों में आंधी और दिल में राख बन चुकी मोहब्बत। तुमने मुझे खोया नहीं आरव। तुमने मेरे भीतर जो कुछ बचा था उसे भी मार दिया। उसने नीचे आईसीयू के शीशे के पार आरव को देखा। फिर जेब से एक पुरानी अधजली फोटो निकाली। वही फोटो जिसमें काव्या हंस रही थी और उसके कंधे पर रणवीर का हाथ था। फोटो के कोने जल चुके थे। सिर्फ काव्या का चेहरा अभी भी साफ बचा था। उसने तस्वीर को देखकर धीमे से कहा, अब मेरी तरफ से आखिरी तोहफा। पहले तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर तुम्हारी दुनिया। वो मुस्कुराया, जैसे अंदर कोई आग चुपचाप राख को चाट रही हो। ठंडी हवा चली। उसकी कोट की जेब से एक और कागज बाहर निकला। एक मृत्यु प्रमाण पत्र। नाम काव्या मेहरा। नीचे जली हुई सील। कॉज ऑफ डेथ ऑफिशियली एक्सीडेंट, अनऑफिशियली मर्डर। रणवीर ने उसे उंगलियों से दबाते हुए बुदबुदाया। और अब दूसरा राउंड। नीचे वार्ड में अचानक लाइट झपकी। आरव चौंका। रिया के अंदर बेचैनी बढ़ी। जगह जगह अजीब खामोशी, जैसे कोई आंधी आने से पहले पत्तों को चेतावनी दे रहा हो। छत पर रणवीर ने अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज ड्राफ्ट। भेजने के लिए उंगली बस 1 इंच दूर। वेलकम बैक टू योर नाइटमेयर आरव। उसने सेंड दबाया। आरव का फोन नीचे आईसीयू के बाहर बजा। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने मैसेज पढ़ा। दिल धड़कना भूल गया। कहानी अब सिर्फ 2 आदमियों की नहीं थी। ये अब मौत, जुनून और आधे सच के बीच शुरू हो चुका खून का खेल था। क्या होगा आगे? रणवीर सच में काव्या का क्या था? प्रेमी, या उसके अतीत का कोई काला राज? वो अस्पताल क्यों पहुंचा? मां को मारने या बचाने? उसके हाथों में काव्या का मृत्यु प्रमाण पत्र असली है या झूठ? और सबसे बड़ा, वो किस खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है? अध्याय 96 काव्या का सच, मां का खतरा और रणवीर का असली गेम। फोन की स्क्रीन पर चमक रहा था। वेलकम बैक टू योर नाइटमेयर आरव। आरव के दिल की धड़कन जैसे किसी ने पकड़कर धीरे धीरे दबा दी हो। हवा ठंडी हो गई, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक आया। रिया ने उसके चेहरे को देखा। आरव, क्या हुआ? आरव ने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं बताया। पुराना हिसाब है, जो शायद अब लौट कर आ गया है। दूसरी ओर हॉस्पिटल की छत पर रणवीर रेलिंग पर बैठकर शहर की रोशनी देख रहा था, जैसे शिकार करने से पहले कोई शिकारी जंगल का जायजा ले रहा हो। उसकी उंगलियों में वही जला हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र था, लेकिन इस बार ध्यान से देखने पर उसके पीछे दूसरा स्टैम्प भी था, कॉन्फिडेंशियल कॉपी। मतलब या तो काव्या के मरने का सच आधा है, या कहानी पूरी। फायर फ्लैशबैक, सच्चाई की पहली परत। 2 साल पहले काव्या ने रणवीर को छोड़ा नहीं था, बल्कि काव्या गायब हो गई थी। लोगों को लगा मर गई, लेकिन रणवीर जानता था, कोई काव्या को छू भी नहीं सकता जब तक उसने खुद को दुनिया से गायब न कर दिया हो। इसीलिए उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ पागलपन भरी तलाश। तुमने आरव को चुना काव्या, या तुम उससे कुछ छुपा रही थीं? रणवीर अब सिर्फ आरव से नफरत नहीं करता, वो काव्या की तलाश का पागल कैदी बन चुका है। नीचे आईसीयू में अचानक अलार्म बजा। रिया चौंकी। आरव, मम्मी की हार्ट रेट गिर रही है।
आरव दौड़कर अंदर गया। डॉक्टर्स भी भागे, पर ठीक उसी टाइम अस्पताल की छत पर रणवीर मुस्कुराया। बिगिन, जैसे किसी ने इशारा किया हो। ये हमला था या इत्तेफाक? डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर दी, दवाइयां दी, और चमत्कार, हार्ट बीट वापस आ गई। रिया और आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन रणवीर ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, ये बस ट्रेलर था, अगली बार मैं किसी को बचने नहीं दूंगा। अब आगे क्या? अगले भाग में क्या खुलासा होगा? रणवीर की माँ और आरव की माँ के बीच क्या पुराना रिश्ता था? क्या माँ का हार्ट अटैक नेचुरल था या प्लान किया गया? काव्या सच में जिंदा है या रणवीर पागलपन में भ्रम पैदा कर रहा है? और छाया में एक चौथा खिलाड़ी भी है जो अभी सामने नहीं आया। अध्याय 97, वो रात जब काव्या खो गई। काव्या मुस्कुराती थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान छुपा था। रणवीर ने उसे प्यार किया था, लेकिन उसके दुनिया ने काव्या को एक सौदा समझ लिया था। उस रात बारिश हो रही थी। काले बादल, बिजली और गीली सड़कों पर दौड़ती एक काली एसयूवी। काव्या भाग रही थी, उसके कपड़े भीगे हुए, चेहरा डरा हुआ, आंखों में आंसू। उसके पीछे दो लोग गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक रास्ते में फोन पर बोला, ग्रेटर दैन, उसे जिंदा मत आने देना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काव्या गिरते पड़ते पुराने पुल तक पहुंची। नीचे तेज लहरों वाली नदी। वो चिल्लाए, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरा कसूर क्या है? एसयूवी रुकती नहीं, सीधे उसे कॉर्नर कर देती है। ड्राइवर उतर कर बोला, ग्रेटर दैन, तेरा कसूर, तू गलत वारिस से प्यार कर बैठी। काव्या एक सेकंड के लिए जड़ रह गई। गलत वारिस मतलब आरव का सच वो जानती थी। उसने आखिरी बार कहा, ग्रेटर दैन, तुम लोग चाहे मुझे मिटा दो, मेरा सच नहीं मिटेगा। गाड़ी सीधा उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास दो रास्ते थे, मर जाना या गायब हो जाना। वो पीछे हटते हटते रेलिंग से टकराए और कूद गई। नदी में नहीं, अंधेरे में। लाश नहीं मिली, बस पानी में उसका दुपट्टा और खून। दुनिया ने मान लिया, काव्या मर गई। लेकिन नदी के दूसरी तरफ एक छाया उसे उठाकर ले गई। चेहरा दिखाई नहीं दिया। वो छाया रणवीर नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फाय, ये सच सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि जिसने उसे बचाया वो चाहता था कि दुनिया उसे मरा हुआ माने। और रणवीर, वो अब तक उसे तलाश रहा है, दर्द, पागलपन और अधूरे प्यार के बोझ के साथ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब सस्पेंस यहाँ से शुरू। काव्या को किसने बचाया? वो अभी कहाँ है? उसका गायब होना रणवीर से बचने के लिए था, या उस दुश्मन से जो आरव को भी मिटाना चाहता है? और ये सब जानने वाला तीसरा खिलाड़ी कौन है? अंतिम भाग, राख में दबा सच। रात के 3 बजे थे। अस्पताल की लाइटें अब भी जल रही थीं, लेकिन गलियारों में सन्नाटा था। आरव आईसीयू के बाहर बैठा था, हाथों में वही मोबाइल, वही मैसेज, वही डर। उसकी माँ अब स्थिर थी। डॉक्टरों ने कहा था फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन आरव जानता था ये खतरा मशीनों से नहीं, इंसानों से था। तभी किसी ने पीछे से धीमे से कहा, अगर काव्या मरी होती तो तुम्हारा दिल ये सवाल नहीं पूछ रहा होता। आरव ने झटके से पलटकर देखा। वो रणवीर था, सामने, बिना डर, बिना मास्क, जैसे मौत से दोस्ती कर चुका हो। आमना सामना। आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखें नहीं। तू यहाँ क्यों आया है?
रणवीर हल्का सा हंसा। ये अस्पताल मेरा नहीं, पर दर्द मेरा है। उसने जेब से वही जला हुआ कागज निकाला। काव्या का मृत्यु प्रमाण पत्र। दुनिया के लिए वो मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए वो आज भी हर सांस में जिंदा है। आरव ने पहली बार वो सवाल बोला जो वो महीनों से अपने दिल में दबाए था। अगर वो मरी नहीं, तो तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया? रणवीर की आंखों में पहली बार कुछ टूटा, क्योंकि अगर वो जिंदा है, तो खतरा सिर्फ उसे नहीं, तुम दोनों को है। सच की आखिरी परत, रणवीर ने धीमी आवाज में कहा। उस रात काव्या भाग रही थी, क्योंकि उसने एक फाइल देख ली थी। एक ऐसी फाइल जिसमें तुम्हारे पिता का नाम था। आरव की सांस अटक गई। मेरे पिता? हाँ, रणवीर बोला। तुम्हारे पिता सिर्फ अरबपति नहीं थे, वो उस सिस्टम का हिस्सा थे जिसे अब कोई बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। आरव को अचानक वो सब याद आया। पिता की रहस्यमयी मौत, कुछ अधूरे कॉल, और वो दोस्त जो अब दुश्मन बन चुके थे। रणवीर ने आखिरी बात कही। काव्या मरी नहीं, लेकिन अगर वो सामने आए, तो उसकी मौत तय है। अलविदा या शुरुआत। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। रणवीर पीछे हट गया। ये आखिरी मुलाकात नहीं है, आरव, वो बोला। ये सिर्फ चेतावनी थी। आरव ने पूछा, तू मेरा दुश्मन है या साथी? रणवीर रुका, पीछे मुड़े बिना बोला, मैं बस वही हूँ जो सच के रास्ते में जल चुका है। और वो अंधेरे में गायब हो गया। अंतिम दृश्य, आरव आईसीयू के शीशे के पास खड़ा हुआ। उसकी माँ सो रही थी, रिया पास बैठी थी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी, ऊपर काले बादल। उसने खुद से कहा, अगर काव्या जिंदा है, तो मैं उसे ढूंढूंगा। अगर सच खतरनाक है, तो मैं उससे टकराऊंगा। और अगर ये जंग मेरे खून तक जाती है, तो भी पीछे नहीं हटूंगा। कैमरा जैसे ऊपर उठता है, शहर छोटा होता जाता है, और कहीं बहुत दूर एक औरत परछाई में खड़ी है। चेहरा नहीं दिखता, हाथ में वही पुराना दुपट्टा। काव्या। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। आरव, सच की कीमत बहुत भारी होती है। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।